देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्लेट की जो शेप है वो सर्कुलर है और इस प्लेट की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। मतलब रेडियस कितनी हो गई? 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है डी वो है 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं दोनों प्लेट को बैटरी से वो है 100 वोल्ट। तो V इक्वल टू 100 वोल्ट। हमें प्लेट के ऊपर चार्ज निकालना है, कितनी चार्ज है, तो Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q की वैल्यू क्या होता है? कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, है ना। C इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D। अब एरिया जो होता है सर्कल की वो πr² है, तो A की जगह यूज कर सकते हैं πr², D इंटू V। R की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, D गिवन है, पाई का वैल्यू पता ही होता है, एप्सिलॉन नॉट पता ही होता है। सारी वैल्यू डाल दोगे, जो भी आएगी उतनी कूलम आंसर हो जाएगी। इस सवाल में एक डायपोल गिवन है -Q और Q चार्ज की। इस डायपोल की डायपोल मोमेंट P है। ओके, यानी यहाँ से यहाँ डायरेक्शंस होगी डायपोल मोमेंट की और वो कितनी हो जाएगी? P। अब पहले ये जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना, और ये डायपोल की सेंटर है, उससे ये लाइन पास कर रही है और 90 डिग्री एंगल भी बना रही है। तो पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे एक चार्ज Q थी, ओके, और यहाँ से ये चार्ज मूव करके यहाँ आई। तो यहाँ से यहाँ मूव करने में इस चार्ज Q ने कितना काम किया है ना, वो पता करना है। तो पॉइंट A पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 0। इक्वेटोरियल प्लेन पे कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगी? 0। पॉइंट B पे पोटेंशियल भी क्या होगी? 0। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में वो भी क्या हो गया? 0। समझ में आया? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगी? Q टाइम्स 0। तो ये भी हो गई 0। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यही वर्क डन के बराबर होता है, तो इसलिए वर्क डन भी क्या हो गई? 0। यही हो जाएगा आंसर। मतलब कोई भी वर्क नहीं करेगी। देखो ये इस सवाल 2 में एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, मतलब एक आउटर स्फीयर होगी और कॉन्सेंट्रिक एक इनर स्फीयर होगी। ओके, अब कह रहा इनकी जो रेडियस की डिफरेंस है यानी ये वाली जो लेंथ है ना, इसको अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? ओके, ये वाली पार्ट बढ़ गई, यानी देखो अगर आउटसाइड वाली जो रेडियस है उसको R0 लो, इनसाइड वाली को Rin लो। तो पहले R0 माइनस Rin था, दोनों के रेडियस के बीच की डिफरेंस। अब हम इसको बढ़ा रहे हैं,
ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब जो आर नॉट प्राइम माइनस आर नॉट प्राइम इन होगी वो बड़ी होगी पहले वाली इससे। तो कैपेसिटेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होती है? वो होती है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनर टाइम्स आर आउटर अपॉन आर आउटर टाइम्स आर इनर। अब ये जो पार्ट है ये हमें क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा कैपेसिटेंस विल डिक्रीज एज capacitance is inversely proportional to the difference of radii। तो देखो सवाल क्या कह रहा है इसमें कि एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है। तो इस प्लेट पे क्यू चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। इस कैपेसिटर के बीचों बीच एक कंडक्टर रख देंगे, है ना। तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब कंडक्टर नहीं रखेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी जब सिर्फ एयर हो अंदर, और ये D इन दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन है। मान लिया एक T थिकनेस की कंडक्टर इसके बीचों बीच हम रख देते हैं, तो जो नई कैपेसिटेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ये फार्मूला सिर्फ कंडक्टर के लिए है। ये जो मीडियम हम बीच में डाल रहे हैं, अगर वो कंडक्टर है उसी के लिए अप्लाई होगी। अगर नॉन कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक होगी तो उसकी फार्मूला अलग हो जाएगी। मैं फिर से बोल दूं, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ कंडक्टर के लिए है। अब यहाँ देखो, अगर हम मेटल डालेंगे, है ना, तो डिनोमिनेटर पहले क्या थी? यहाँ पे ओनली D थी, तो ये क्या हो गई? घट गई। सेपरेशंस क्या हो गई? घट गई। सेपरेशंस घटने की वजह से, यानी डिनोमिनेटर घटने की वजह से ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो बिकॉज ये क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो कैपेसिटेंस जो होगी, कैपेसिटेंस increases when thickness of conductor is finite। लेकिन अब मान लो कंडक्टर बहुत ही पतली है, यानी थिकनेस 0 के बराबर है या 0 के अराउंड है। ये केस 2 ले लो, तो उस केस में T क्या हो जाएगी? 0। तो जो कैपेसिटेंस नहीं आएगी वो सेम होगी पुरानी वाले की, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, अगर कंडक्टर की थिकनेस बिल्कुल ही कम है, यानी वो ना के बराबर है, तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी थिकनेस फाइनाइट है तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, दैट्स इट। अब ये सवाल समझना है, क्या कह रहा है कि यहाँ ग्राउंड है बहुत बड़ी। ओके,
तो आप ग्राउंड पे खड़ा हो, मान लो यहाँ बड़ी सी एक ट्री है, बिल्डिंग है और ये कार है और क्लाउड है, यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। क्लियर? तो आप कहाँ जाओगे? पेड़ के नीचे जाओगे, बिल्डिंग में एंटर करोगे या कार में जाओगे? तो जो सेफ होगा या सेफेस्ट होगा वो होगा कार में जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि कार की पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई होती है, यानी कंडक्टर की बनी हुई होती है। तो जब आप इसके अंदर चले जाओगे तो यहाँ से जो चार्ज आएगा कार के ऊपर, वो चार्ज बॉडी से होते हुए ही ग्राउंड में चली जाएगी। और हमें पता है मेटल जब क्लोज होगी तो एक्ट कैसे करेगी? फेराडे केज की तरह, यानी इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। आप सील्ड हो जाओगे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। आपके ऊपर चार्ज का इम्पैक्ट नहीं आएगा, शॉक नहीं लगेगा और आप अनहार्म्ड रहोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको कैसे करेंगे। एक स्फेरिकल सेल है, ओके, इसकी रेडियस b है और इसके ऊपर चार्ज q है। ये एक्सपैंड होके इसकी रेडियस a हो जाती है, चार्ज इतनी ही रहती है। b से a बड़ा है, तो कितनी वर्क करनी पड़ेगी? ठीक है, यानी यहाँ से ये जो सिचुएशंस है, इससे इस सिचुएशंस में आने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को कितनी वर्क करनी पड़ेगी? तो वर्क निकालने का सबसे आसान तरीका है इस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम पहले इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और फाइनल केस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, है ना। जब इनिशियल सिचुएशंस है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के बीच जो डिफरेंस होगी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, वही क्या हो जाएगी? वर्क डन के बराबर, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही क्या होती है? वर्क डन। तो मैं इसको लिख देता हूँ UF माइनस UI। क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है UF माइनस UI निकालेंगे कैसे? तो ये जो स्फीयर है, क्लियर, इस पे पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है Q/4πε0 और A, ये हो जाएगा इसके ऊपर पोटेंशियल। ओके ओके, और ये क्या है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर कंसीडर कर लो। तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी? वो होगी हाफ QV। चार्ज कितनी है इस पे? Q। और पोटेंशियल कितनी हो गई? Q इंटू 4πε0 A। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एक्सटर्नल फील्ड में, वो हो जाएगी हाफ Q² बाय 4πε0 A स्मॉल a। इसी को लिख सकते हैं Q² बाय 8πε0 A। तो मैंने मीडियम जहाँ स्फीयर रखा हुआ है उसको एयर लिया है। अगर एयर नहीं लोगे तो ये ε0 की जगह एप्सिलॉन आ जाएगी, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा। इसी तरह इनिशियल सिमिलरली क्या हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी Q² बाय 8πε0 B हो जाएगी। क्लियर? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई और यहाँ फाइनल मिल गई। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया Q² बाय 8πε0 A माइनस Q² बाय 8πε0 B। तो Q² बाय 8πε0 कॉमन ले लेंगे, 1/A माइनस 1/B।
तो ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो इतना हो जाएगा। तो याद रखना, अब जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क होती है वो तो हमें ये मिल गई, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क होती है वो क्या होगी, तो ये है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क होती है वो नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो डैट मीन्स ये हो जाएगा Q²/8πε0 और ये हो जाएगा 1/b - 1/a। फाइनल आंसर इतना ही हो जाएगा।